नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8 की एनसीईआरटी और उसमें हमने पिछला लेसन कंप्लीट किया 7 नंबर लेसन 7 हास्यकरण की समझ के बारे में था। यानी हास्यकरण का उसमें हमने मतलब समझा। साथ ही हमने ये भी जाना कि समाज के ऐसे कौन से समुदाय और वर्ग है या धर्म है, अल्पसंख्यक समूह हैं जो समाज की मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं हुए या समाज की मुख्य धारा में शामिल तो हुए लेकिन अभी भी उनके साथ मित्रों डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया जाता है। समाज के किनारे पर वो स्थित है, यानी हाशिए पर वो स्थित है। इस कारण से हमने उसको हास्यकरण, हाशिए पर स्थित समूह कहा। और आज का जो मित्रों हम चर्चा करेंगे, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो समूह है, यानी जो हास्यकरण की स्थिति से जो जूझ रहे हैं, वो समूह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्ति के लिए कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं, क्या क्या कदम उठाते हैं। ठीक है, तो उसकी आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों साथ ही हमारी इंडियन पॉलिटी की, ठीक है, भारत की राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी की क्लासेज अपनी चली रही है। एम लक्ष्मीकांत की बुक हम कंप्लीट उसमें करने वाले हैं, पहले भी मैंने आपको कहा था। तो अभी तक आपने मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक करना है ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। तो साथियों अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। और देखो इस अध्याय में क्या हम चर्चा करेंगे उसको हम पहले देख लेते हैं। अध्याय लेसन है हमारा हास्यकरण से निपटना, लेसन नंबर 8 है। कहता है पिछले लेसन में हमने दो अलग अलग समूहों और असमानता व भेदभाव के उनके अनुभवों के बारे में पढ़ा। ये समूह है भले ही कम ताकतवर हो लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया है। यानी ये कह रहा है कि पिछले लेसन में हमने ये पढ़ा कि कौन कौन से ऐसे समूह हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव हो रहा है, हाशिए पर स्थित है। साथ ही इस वर्चस्व का उन्होंने विरोध किया है। और नेक्स्ट डे कहते हैं कि अपनी आवाज़ उन्होंने उठाई है और संघर्ष भी करते रहे हैं। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदलने का प्रयास किया है। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। यानी सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि वो जो हाशिए पर स्थित समूह है उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई है, उन्होंने स्ट्रगल, संघर्ष किया है, आंदोलन भी उन्होंने किया है। साथ ही सशस्त्र संघर्ष हो या धार्मिक सांत्वना हो या एजुकेशन के माध्यम से भी उन्होंने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी स्थिति में, अपनी कंडीशन जो है उसकी स्थिति में, लाइफ स्टाइल में सुधार के लिए उन्होंने बहुत से रास्ते अपनाए हैं। कहते हैं कि संघर्ष का कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह हर एक मामले में उन हालात पर निर्भर करता है जिसमें हाशियाई समुदाय रहते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि इस अध्याय में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने इन इक्वलिटी यानी असमानता से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए हैं। यानी इस अध्याय में हम इसकी देखें, इस बात की चर्चा करेंगे कि जिन समूहों और व्यक्तियों के साथ असमानता हुई है तो उन्होंने इससे निपटने के लिए क्या क्या उन्होंने रास्ते, तरीके अपनाए हैं। आज़ादी के बाद भी इस तरह के संघर्ष और दलीलें जारी हैं, हालांकि उनका स्वरूप बदल गया है। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें, अन्य हाशियाई समूह यह दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। यानी बिल्कुल सही बात है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जेंडर का, लिंग का व्यक्ति हो, तो सभी को मित्रों समान अधिकार होने चाहिए। और जब हमने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर डिस्कस किया एम लक्ष्मीकांत की बुक की सीरीज में, लेसन्स में, मूल अधिकारों का चैप्टर हम जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको इस बात की चर्चा की थी कि आर्टिकल 15 में हमने इस बात की चर्चा की कि संविधान हमें यह अधिकार देता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, ठीक है, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन आप इनके आधार पर किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। अगर आप उसके साथ इनके आधारों पर भेदभाव अगर करते हो तो आप उसके मूल अधिकारों का हनन कर रहे हो। वह व्यक्ति आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इन दोनों का उपयोग करके
क्रमशः सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, और वहाँ जाकर के वो रिटें जारी करवा सकता है। क्लियर। तो ये मैंने इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल 15 की भी चर्चा की। ठीक है, जहाँ भी अनुच्छेद आर्टिकल्स का संदर्भ आएगा हम जरूर वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखो क्या कहता है। नेक्स्ट ये कहता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का भी सहारा लिया है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि हाशियाई समूह अपने संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। आगे कहते हैं कि हम यह भी देखेंगे कि विभिन्न समूहों को निरंतर शोषण से बचाने के लिए अधिकारों को कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है। यहाँ इस बात पर भी विचार करेंगे कि इन समूहों को विकास का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह के नीतिगत प्रयास किए गए हैं। यानी पूरे इस लेसन में हम बहुत सी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हाशिए पर स्थित समुदाय लोगों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज़ उठाई है, कौन कौन से तरीके उन्होंने अपनाए हैं, और शोषण से बचने के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। साथ ही सरकार ने भी उनकी रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से नीतिगत प्रयास पॉलिसीज के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से किए हैं। तो डिटेल से हम इस लेसन में इसकी चर्चा करेंगे। क्लियर। तो चर्चा मित्रों अब हम स्टार्ट करते हैं। और पहला संदर्भ किसका आ रहा है? मूल अधिकारों का। अभी मैंने चर्चा भी आपके साथ की थी आर्टिकल 15 की मूल अधिकारों के रूप में। ठीक है, जितने भी व्यूअर्स ने मूल अधिकारों का चैप्टर मित्रों नहीं देखा है ज़रूर से मेरे चैनल पर जाइए। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी अगर से बनी हुई है, ठीक है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मूल अधिकारों के नाम से। तो उसमें जितने भी मूल अधिकार की वीडियो बनी थी सभी उसमें मिल जाएगी। और भी जितने अभी तक मित्रों मैंने 10 लेसन्स एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ज़रूर से मित्रों पिछले लेसन्स को आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। डिटेल से एक एक आर्टिकल्स हो या एक एक प्रावधान की मैंने वहाँ पर चर्चा करी है। तो ज़रूर से मित्रों आप उसको देखिएगा और आप विश्वास करेंगे कि एक एक प्रावधान की डिटेल से मैंने वहाँ पे डिस्कस करवाया है। क्लियर। तो देखो मूल अधिकारों की यहाँ पे क्या बात की जाती है। कहते हैं कि जैसा कि आप इस पुस्तक के पहले लेसन में पढ़ चुके हैं, संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। यानी ये कहना चाह रहा है कि बहुत से ऐसे सिद्धांत है, बहुत सी ऐसी हमने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं जो हमारे समाज और हमारे राज्य की व्यवस्था जो होती है उसको लोकतांत्रिक बनाते हैं। इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया गया है। यह हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और भाग 3 को क्या बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, संविधान का भाग 3 जो है इसको हमने क्या कहा था जब हमने मूल अधिकार डिस्कस किए थे, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसको हमने एक नाम दिया था, क्या? भारत का मैग्ना कार्टा। क्या हमने क्या कहा? इसको भारत का मैग्ना कार्टा, यानी संविधान का भाग 3 कहलाता है भारत का मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। यानी मूल अधिकार है, यानी मूल अधिकार जो हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 में, तो इसमें हमने अधिकार दिए हैं और अधिकारों को ही हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इस कारण से हमने मित्रों मूल अधिकारों के चैप्टर को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा है। क्लियर। नेक्स्ट चर्चा करें। कहते हैं कि ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है उन्होंने इन अधिकारों को 2 तरह इस्तेमाल किया है। कैसे? पहला तो अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। माने कि यह कहना चाह रहा है कि हाशियाई तबके जो हैं, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उन्होंने अपने अधिकारों का 2 तरीके से यूज किया। एक तो उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा करके सरकार को न्याय करने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव भी डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। ठीक है। और आगे मित्रों ये कहता है कि कई बार हाशियाई तबकों की संघर्ष की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। यानी नेक्स्ट ये कहता है कि हाशियाई तबकों ने जब सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, संघर्ष किया, तो सरकार ने मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाए और उन कानून बना करके उनको लागू भी करना पड़ा। क्लियर। नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट कहता है संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है।
बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 के माध्यम से हमने अस्पृश्यता या छुआछूत के अंत की बात है। जब हमने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर डिस्कस किया एम लक्ष्मीकांत की बुक में, लेसन्स में, तो इस बात की मैंने डिटेल से आपके साथ चर्चा की थी। आर्टिकल 15 की, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 में समता के अधिकार की मैंने चर्चा की थी, जिसमें 14 में विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण की चर्चा की। 15 में चर्चा की धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 में मैंने चर्चा की थी कि आप धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ नौकरियों में, कहाँ पे, लोक नियोजन में अवसर की समता, यानी नौकरियों में आप किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 में भी इसकी हमने चर्चा की कि हमने क्या किया कि अस्पृश्यता या छुआछूत का हमने अंत कर दिया। और आर्टिकल 18 में चर्चा की थी उपाधियों के अंत की, कि पहले जो राजा महाराजा, राय बहादुर, ठीक है, महाराजा धीराज जैसी जो उपाधियाँ दी जाती थी उसको हमने बैन लगा दिया, उन पर हमने प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसकी हमने चर्चा की थी मूल अधिकारों के चैप्टर में। जितने भी व्यूअर्स ने मूल अधिकारों का चैप्टर नहीं देखा, जरूर से वो लेक्चर देख लीजिएगा। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मूल अधिकारों की, उसमें आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी मूल अधिकारों की। क्लियर। नेक्स्ट बात कही जाती है मित्रों, नेक्स्ट देखो क्या बात कही जाती है। नेक्स्ट कही जाती है, इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। आर्टिकल 15 में हमने यही तो बात कही थी अभी अभी। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, लिहाजा अब स्पष्टता एक दंडनीय अपराध है। बिल्कुल सही है। और इसके लिए हमने मित्रों एक कानून भी बनाया था, कौन सा, SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। उसकी हम इस लेसन में आगे चर्चा भी करेंगे डिटेल से। क्लियर। देखो यहाँ पे दलित शब्द का मतलब समझाया जा रहा है। कहता है कि दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। दलित समूहों ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना। यानी दलित मतलब होता है, आप इसको दलित शब्द को इस प्रकार से समझ सकते हैं, कैसे, दलित का मतलब होता है दमित, और दमित का मतलब होता है दबा कुचला, यानी जिसको समाज में दबाया जाता है, शोषण उसका किया जाता है, शोषित वो वर्ग है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है कि संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो स्पष्टता के खिलाफ है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ आप धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसकी मैंने आपके साथ पहले ही अभी चर्चा कर ली। और आगे कहते हैं कि समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 में अगर आप उनके अधिकारों का हनन होता है तो वे फिर इस अधिकार का सहारा लेते हैं, समता के अधिकार का। क्लियर। आई होप कि अच्छी प्रकार से आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि इस तरह यदि दलितों को लगता है कि यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित कराया भी है और इस बात पर जोर भी दिया कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें न्याय प्रदान करे। बिल्कुल सही है। अगर उनको ये लगता है कि सरकार उनके अधिकारों का हनन करती है या उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है तो वे मूल अधिकारों का सहारा लेते हैं। और इसी संदर्भ में बार बार भारत सरकार का ध्यान भी लोगों ने आकर्षित कराया है कि सरकार जो है उनके खिलाफ कड़े एक्शन ले, साथ ही उनके लिए न्याय प्रदान करे। क्लियर। इसी तरह आगे कहते हैं कि इस तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। बिल्कुल सही। आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 30 में और आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 में हमने धार्मिक मूल अधिकारों की चर्चा की है। इसमें हमने चर्चा की है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की, और आर्टिकल 29 से लेकर के आर्टिकल 30 में हमने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की चर्चा की, जिसमें हमने विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की चर्चा की है। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं कि जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इसी की तो मैंने चर्चा की आर्टिकल 29 और 30 में। डिटेल से हमने मूल अधिकारों के चैप्टर में चर्चा भी की थी। ठीक है। नेक्स्ट बात कही जाती है कि इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय प्रदान करने का प्रयास भी किया है। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और न ही वे नष्ट हो। यानी सीधा से ये कह रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ,
ऐसे लोगों के लिए सरकार सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक न्याय प्रदान करने का प्रयास करे, जिससे बहुसंख्यक लोग उनका जो है शोषण न कर सके, उनका वर्चस्व समाज में न हो और अल्पसंख्यक समुदाय की जो संस्कृति है उसकी रक्षा हो सके। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कहता है हाशियाई तबकों के लिए कानून। अब मित्रों हम चर्चा करेंगे कि जो हमने अभी तक चर्चा कर रहे थे कि हाशियाई तबकों के लिए कौन कौन से कानून सरकार ने बनाए हैं जब उन्होंने संघर्ष किया या उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। तो देखो क्या कहता है, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई है। जैसे बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी समिति की सिफारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती है। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सके। यानी सीधी सी बात यह कह रहा है कि सरकार ने क्या किया, हाशियाई तबकों के लिए खास कानून बनाए, खास विशेष स्पेशल उनके लिए पॉलिसीज बनाई है। और कैसे बनाई, पहले उन्होंने समिति गठित की, समिति ने जब सिफारिशें दी तो समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को जनता के समक्ष रखा, जन भागीदारी उसमें रही और फिर जाकर के मित्रों अंतिम फाइनल पॉलिसी बनकर के आई। तो इस प्रकार से कैसे सरकार ने हाशियाई तबकों के लिए कानून बनाया उसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट देखो क्या बात कही जाती है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन कैसे दिया जाता है उसकी हम चर्चा कर लें। कहता है कि संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि संविधान को लागू करने के लिए चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार क्या करती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनजाति समुदाय ज़्यादा रहते हैं या दलित आबादी ज़्यादा रहती है तो उनके लिए विशेष योजनाएं सरकार लेकर के आती है। जैसे कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल सही है, उनके लिए अलग से सरकार ने विशेष योजनाएं लेकर के आया हैं जिसमें फ्री में उनको एजुकेशन, जिसमें छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सके जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। यानी ऐसी सुविधाएं जो उनको अपने गाँव में, अपने क्षेत्र में नहीं मिलती, वो सुविधाएं उनके लिए सरकार ने मुहैया करवाई है ताकि ऐसे समुदायों का शैक्षिक स्तर भी ऊंचा हो सके। नेक्स्ट बात कही जाती है कि कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती है ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए कदम उठाए जा सके। अब कैसे कदम उठाने के लिए सरकार क्या प्रयास करती है, कहती है कि इस आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून और नीति है। यह महत्वपूर्ण होने के साथ भेद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों में आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। यानी शिक्षा संस्थाओं में और नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था है वहाँ पे सीटों का आरक्षण जो है उसकी यहाँ पे चर्चा की जा रही है और कहते हैं कि इसके पीछे यह समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। क्या कह रहा है, ये कह रहा है मित्रों कि हमारे समाज में, हमारा जो भारतीय समाज है, इंडियन सोसाइटी में जो दबा कुचला वर्ग है, दमित समुदाय है, जो हाशिए पर स्थित है, उनको सदियों से, बहुत पुराने समय से ही पढ़ने लिखने की अवसरों से हमने वंचित रखा। तो इसके लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि एक लोकतांत्रिक सरकार होने के नाते सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि उनको भी शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों, समाज की मुख्य धारा में वो शामिल हों, सभी को समान अवसर मिले, समता का अधिकार हो। और इसीलिए सरकार ने मित्रों मूल अधिकारों का उपयोग करते हुए उनके लिए विशेष कदम भी उठाए हैं। आगे कहते हैं कि आरक्षण की नीति किस तरह काम करती है। देश भर की सभी राज्य सरकारों के पास SC ST की पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियाँ हैं। बिल्कुल सही है, विभिन्न सरकारें जो हैं उनके पास अलग अलग लिस्टें होती है अलग अलग जातियों की। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास भी होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए या उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना पड़ता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो इस जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का लाभ उठा सकता है। यानी सीधी सी बात यहाँ पे आरक्षण व्यवस्था की बताई जा रही है कि आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जाति प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना पड़ता है और फिर वो जो है अपनी आरक्षण व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट बात कही जाती है कि कॉलेजों और खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में
दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की हुई है। इसका मतलब यह है इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवार दाखिला नहीं ले पाते। इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। 9वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की पुस्तक में आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। यानी सीधी सी बात आरक्षण व्यवस्था की बताई जा रही है कि सरकार आरक्षण व्यवस्था उनके लिए जब लागू करती है तो आरक्षण व्यवस्था में कट ऑफ मार्क्स सरकार के द्वारा कॉलेजों में या स्कूलों में इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किए जाते हैं। जो कट ऑफ को पार करता है उसको एडमिशन मिल जाता है और सरकार उनको जो है विशेष छात्रवृत्ति भी देती है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब चर्चा करें नेक्स्ट क्या बात कही जाती है मित्रों, दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के बारे में। देखो क्या चर्चा की जाएगी। इससे पहले मित्रों एक चर्चा हम कर लें। पहले यहाँ बॉक्स में कुछ बताया गया था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि एक कविता है, उस कविता के माध्यम से क्या हमें सिखाया जाएगा। चर्चा स्टार्ट करें। कहते हैं यह कविता महाराष्ट्र की विख्यात भक्त कवियत्री सोराबाई द्वारा लिखी गई है। वह 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखामेला की पत्नी थी। सोराबाई महार जाति की थी। इस समय ये जाति अछूत मानी जाती थी। यानी महाराष्ट्र में महार जाति ऐसी जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति से संबंधित है और उनको अच्छी जाति माना जाता था। तो वो ये जो कवियत्री है सोराबाई, ये कुछ कविता के माध्यम से देखो क्या बताती है। कहती है कि काया है दूषित है। क्या करिए फ्रेंड्स, कहती है कि काया है दूषित, कहना है उनका और केवल आत्मा है बेदाग। बिल्कुल सही है, दूषित काया है और आत्मा ही बेदाग होती है। जब शरीर मरता है, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी शरीर ही मरता है, आत्मा नहीं मरती। और आगे कहते हैं कि लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही। यानी दूषित काया है, काया दूषित है, आत्मा बेदाग है, लेकिन दूषित काया पैदा कैसे होती है, काया के भीतर ही पैदा होती है अनुष्ठान वह कौन सा होती है जिससे शुद्ध काया। यानी संसार में ऐसा कोई भी धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है जिससे एक व्यक्ति की काया, शरीर जो है शुद्ध हो जाए। और आगे आगे कहते हैं कि ऐसा कोई जीव नहीं पैदा हुआ जो न खून सनी कोख से, यही है उस ईश्वर की महिमा। यानी संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो जन्म के समय खून सनी कोख से न जन्मा हो। और कहते हैं कि यही तो ईश्वर की महिमा है। आगे बात कही जाती कि इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, हमारी चौका काई है कहना। यानी काया दूषण है, काया दूषित है, अंदर से भीतर से काया दूषित है, ठीक है। तो आप इसमें भ्रम मत रखना कि शरीर जो है शुद्ध है, शरीर शुद्ध नहीं है। और जब शरीर ही शुद्ध नहीं है तो ऐसी जाति जो महार जाति है उनके साथ आप अछूत का व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अस्पृश्यता की कुल मिला के बात कही जा रही है। देखो क्या कही जाती है, बात चर्चा कर ले, भावार्थ समझ लेते हैं। इस कविता में सोराबाई शुद्धता की सोच पर उंगली उठाते हुए दलील दे रही है कि प्रत्येक मनुष्य एक ही ढंग से पैदा होता है, इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो एक की देह को ज़्यादा और दूसरे की देह को कम शुद्ध बना सकती हो। संभवतः वे यह भी कहना चाहती हैं कि जाति व्यवस्था में लोगों को विभिन्न स्थानों, कार्यों, ज्ञान और प्रतिष्ठा से वंचित रखने या लोगों को एक दूसरे से अलग रखने वाला छुआछूत का भाव काम के स्वरूप से पैदा नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर से, हमारे अपने विचारों, हमारी अपनी मूल्य मान्यताओं से पैदा होता है। यानी मित्रों सीधी सी बात यहाँ पे की जाती है कि छुआछूत का भाव समाज में अगर पैदा होता है तो लोगों की मानसिकता से, संकीर्ण मानसिकता से, लोगों की सोच से पैदा होता है, ठीक है। तो सीधी सी बात यहाँ पे छुआछूत की बात कही गई थी। नेक्स्ट एक और बॉक्स यहाँ पे आ रहा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। कबीर जी का है यहाँ पे। उससे पहले मित्रों एक केस स्टडी आएगी, उसमें हम चर्चा करेंगे दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के बारे में। हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, कहते हैं दलित और आदिवासियों की अधिकारों की रक्षा कैसे।
हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। आइए यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक केस स्टडी को पढ़ करके जानें कि अपनी रक्षा के लिए दलित इन कानूनों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी एक स्टोरी यहाँ पे चलेगी, छुआछूत से संबंधित स्टोरी है। ठीक है, एक लड़का है, शिक्षित समाज का व्यक्ति है, एससी समुदाय का व्यक्ति है, और उसने उसके जो है यानी वो समुदाय जो है एससी समाज का, उसको एक परंपरा निभानी पड़ती है पैर धोने की। तो वो शिक्षित समाज का व्यक्ति उसको मना कर देगा और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी चर्चा अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है। जगबालपुर गांव में गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में एक स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गाँव के पुजारी इकट्ठा होंगे। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारी के पैर धोगा और धोवन के बाद इस पानी से नहाएगा। यानी बड़ा त्यौहार होगा जगमालपुर गांव में, 20 गांव के पुजारी उसमें इकट्ठा होंगे। दलित समुदाय का व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, उनको पैर धोने पड़ेंगे और उस धोए हुए पानी से उसको नहाना पड़ता है। आगे कहते हैं जगमालपुर में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते हैं। रत्नम से पहले उसके पिता और दादा भी यह काम करते रहे हैं। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल होने नहीं दिया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक बाहरी सम्मान के रूप में देखा जाता था। इस बार रत्नम की बारी थी। ठीक है, रत्नम 20 साल का था और पास के ही कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो कर रहा था। उसने ये रस्म निभाने से इनकार कर दिया। यानी सीधी सी बात है, 20 साल का वह व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, इंजीनियरिंग की वो पढ़ाई कर रहा है, ऐसी समुदाय का व्यक्ति है, तो उसको उस रस्म को निभाने से उसने मना कर दिया। आगे देखो क्या बात कही जाती है। उसने कहा कि वह इस संस्कार में विश्वास नहीं करता और उसके पुरखों को दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता था। रत्नम के इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के करीब परिवार भी खपा थे। यानी दूर के लोग तो उनसे जो है, यानी दूर के लोगों ने तो उसका विरोध किया ही, साथ ही अपने घर परिवार के लोगों ने भी उसका विरोध किया। ऊंची जातियों के लोगों को यह हैरान देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र का एक नौजवान उनका हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उसे बिगाड़ दिया है और अब वह खुद को उनके बराबर मानने लगा है। ठीक है, आगे बात कही जाती है कि रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति वाले के गुस्से की आशंका से डरे हुए थे। उनमें से बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। अगर प्रभुत्वशाली जातियां उन्हें काम बनना बंद कर दे तो वे क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियों ने यह भी ऐलान कर दिया था कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। रत्नम की दलील यह थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के भीतर नहीं गया है, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। यानी रत्नम ने जब उसे परंपरा को निभाने से मना कर दिया तो रत्नम को डराया गया, धमकाया गया। ठीक है, उसके समाज के लोगों ने उसका खुद का विरोध किया और जो उसके समाज के लोग थे, जो ऐसे समुदाय के थे, वही इस बात से डरे हुए थे कि क्योंकि ऊंची जाति के लोग सवर्ण जो थे वो उनको रोजगार देते थे, अगर वो उनको रोजगार न दे तो उनकी ज़िंदगी कैसे चले। ठीक है, और ऊंची जाति के लोगों ने भी उनको धमकाया कि अगर वो दलित नहीं झुकते हैं तो उनको स्थानीय देवता का अभिशाप लगेगा। लेकिन रत्नम ने ये कहा कि चूंकि दलित आज तक के मंदिर में यानी दलितों को तो आपने मंदिर में प्रवेश करने ही नहीं दिया, तो देवता के उनका अभिशाप देने का कोई सवाल नहीं बनता। नेक्स्ट बात कही जाती है कि ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उसके समुदाय को यह हुक्म दे दिया कि वे रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दे। यानी बहिष्कार पर वो उतारू हो गए। सभी को यह आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी तरह का संपर्क नहीं रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर के रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी मां के साथ जिंदा भाग निकला और उसने SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया। ठीक है, और बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे हुए थे। किस बात से? वे इस बात से डरे हुए थे कि उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी रत्नम जैसी ही बना दी जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर काफ़ी ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़ करके जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। यानी रत्नम ने किस प्रकार से मित्रों अपने अधिकार की रक्षा के लिए, ठीक है, उसने कैसे संघर्ष किया। हालांकि उसे
समस्याओं का सामना करना पड़ा, विवादास्पद जो रस्म थी वो ख़त्म कर दी, लेकिन उसका फिर भी गांव से बहिष्कार कर दिया गया। क्लियर। तो ये हमने चर्चा की, एक स्टडी, केस स्टडी थी उसकी। अब हम मित्रों कबीर की जो पदावली है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले कबीर के बारे में जान लेते। कहते हैं भाषा की अपनी पुस्तक में उन्होंने, आपने कबीर के दोहे पढ़े होंगे। कबीर 15वीं सदी के कवि थे, पेशे से बुनकर कवि। कबीर भक्ति परंपरा से जुड़े थे। ठीक है। कबीर की कविता परम सत्ता के प्रति उनके प्रेम पर केंद्रित थी। उनका यह प्रेम रस्मों और पंडित पुजारियों के चंगुल से आजाद था। यानी कबीर की जो कविताएं होती थी मित्रों, वो परम सत्ता के प्रेम पर केंद्रित होती थी, और उनका ये जो प्रेम था वो पंडित पुजारियों के चंगुल से आजाद था। यानी वो किसी प्रकार से किसी भी लोगों से नहीं डरते थे, एक फ्रीली अपना काम करते थे। आगे कहते हैं उनकी कविताओं में ताकतवर लोगों की तीखी आलोचना दिखाई देती है। कबीर ने ऐसे लोगों पर बार बार प्रहार किया जो अपनी धार्मिक और जातीय पहचानों के लिए लोगों को सांचे में कैद कर लेते हैं। ठीक, उनकी राय में हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति पाने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान को हासिल कर सकते हैं। आगे कहते हैं उनके पद सभी मनुष्यों की समानता और श्रम की महत्ता के शक्तिशाली विचारों को सामने लाते हैं। यानी उनकी जो कविताएं हैं वो सभी को समानता की दृष्टि से देखती है, और वे एक साधारण कुम्हार, बुनकर और घड़े पे पानी लाती औरत सबके श्रम का सम्मान करते हैं। यानी एक व्यक्ति कोई सा भी काम कर रहा है, सभी के काम की वो यानी सभी के काम का वो सम्मान करते हैं। उनके पदों में श्रम की समूचे ब्रह्मांड को समझने का आधार है। उनकी प्रत्यक्ष साहस भरी चुनौती आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, एमपी, बंगाल, गुजरात में दलित, हाशियाई समूह और सामाजिक उच्च नीच से घृणा करने वाले लोग आज भी कबीर के पदों को गाते हैं। बिल्कुल सही है। और कबीर के दोहे तो हम भी कई बार मित्रों गुनगुना देते हैं। हमने भी कई बार कबीर के दोहों को पढ़ा है। तो ये हमने चर्चा की। नेक्स्ट चर्चा करें मित्रों, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि जब हमने अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया। ठीक है। तो अस्पृश्यता के अंत के समय हमने अंत करके उसके कानून बनाया, और वो कानून जो था वो यही कानून था, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है। तो ये देखो क्या एक्ट की बात कही जाती है। रत्नदेव ने गाँव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलितों और अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। यानी दलित समुदायों ने मांग उठाई क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता था, उनको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था, छुआछूत उनके साथ होता था। तो इस कारण से उसको रोकने के लिए जब आदिवासियों ने, दलितों ने कानून की आवाज़ उठाई तो सरकार ने कानून बनाया। और आगे कहते हैं कि यह तो इस तरह का व्यवहार लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन 70 के दशक के आखिर में और 80 के दशक में यह समस्या हिंसक रूप लेने लगी। कैसे कि इस दौरान दक्षिण भारत में कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने वाले बहुत सारे आग्रही दलित संगठन सामने आए और उन्होंने अपने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई और तथाकथित जातीय दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों का अपमान व शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया, और इसी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए। यानी लोगों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो ऊंची जाति के लोग उनके खिलाफ उन्होंने हिंसा की। और आगे फिर ये कहते हैं कि सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है। उन्होंने इस बात के लिए दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और इस तरह के अपराध करने वालों के लिए सख्त सजा का प्रावधान भी हो। यानी कुल मिला के बात यहाँ पे बताई जाती है कि कैसे दलितों ने, आदिवासी समुदायों ने संघर्ष किया और संघर्ष के फलस्वरूप सरकार ने कानून बनाया, SC/ST एक्ट 1989। क्लियर। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से समझ आया। नेक्स्ट क्या बात कही जाती है, नेक्स्ट कहे जाते हैं कि इसी प्रकार से 1970
और 1980 के दशकों में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। यानी जैसे दलितों ने आंदोलन किया, वैसे ही आदिवासी समुदायों ने भी अपनी जल, जंगल और जमीन, यानी अपनी जमीन और अपने संसाधन जहाँ पे वो रहते थे, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किए। इन आदिवासियों को भी ताकत और सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा और उनके साथ भी जमकर के हिंसा हुई। क्लियर। नेक्स्ट कर चर्चा करें। कहते हैं कि यही वजह है कि इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई है। इनमें से कई अपराध तो इतने भयानक हैं कि उनके बारे में सोचकर भी दिल दहल जाता है। आगे कहते हैं, इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकता है। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं। यानी ये जो SC/ST एक्ट मित्रों बनाया गया 1989 में, इसमें बहुत से ऐसे अपराध बताए गए हैं कि अगर अपराध को कोई व्यक्ति करता है तो उनके खिलाफ सजा का मामला बनता है और सरकार, यानी जो पुलिस प्रशासन है, वो उनको गिरफ्तार कर सकता है बिना वारंट दिए। आगे कहते हैं कि इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। पहला, इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपराध के स्वरूपों की सूची दी गई है। यानी शारीरिक रूप से गलत अपराध और नैतिक रूप से निंदनीय जो अपराध है, उनकी इसमें SC/ST एक्ट में पूरी सूची, पूरी लिस्ट बताई गई है। इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य और गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करें। दूसरा, SC/ST के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं या उसके चेहरे पर, देह पर रंग लगाते हैं, और या कोई ऐसा करते करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। यानी ऐसे इसमें कुछ अपराधों की एग्जाम्पल हमें बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति SC/ST के व्यक्ति को कोई अखाद्य पदार्थ, यानी जो खाने के लिए योग्य नहीं है, या गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवेश करे, या उनको नंगा करके घुमाए, या उनके ऊपर, उनके देह पर, शरीर पर रंग लगाए, तो ये सारे अपराध माने जाएंगे SC/ST एक्ट के लिए और उनके खिलाफ फिर सजा का मामला बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट की चर्चा करें। कहते हैं कि दूसरा, इसमें ऐसे कृत्य की सूची भी है जिनके जरिए दलितों और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया गया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उससे अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सजा दी जाएगी। यानी SC/ST की कोई जमीन है और उसको अगर कोई व्यक्ति हड़प लेता है तो भी मित्रों SC/ST एक्ट के तहत उस पर मामला बनेगा और उसको फिर सजा दिलाई जाएगी। आगे बात कही जाती है कि एक और स्तर पर यह कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध हैं, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। यानी SC/ST की महिला के खिलाफ, यानी SC/ST की महिला के साथ अगर कोई जोर जबरदस्ती होती है, उसका अपमान किया जाता है, तो भी SC/ST एक्ट 1989 के तहत मामला बनेगा और उसको मित्रों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। क्लियर। कबीर की हमने चर्चा की थी। कबीर का कुछ दोहा, कुछ पंक्तियां यहाँ पे आ रही है, उसकी हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। कहते हैं क्या कि पंडित देखे हूँ मन में जानी, कहूँ धो छूती कहाँ से उपजी, तबई छूती तुम मानी। एक ही पाठ सकल बैठा है, छूती लेत दो काकी, छूती जेवन छूती यचवन, छूती जग उपजाया, कहे कबीर ते छूती विवर्जित, जाके संग न माया। क्या भावार्थ करें कि इस पद में कबीर ने यह बताया कि प्राणी की 3 स्थितियां हैं, जन्म, मरण और जीवन। जन्म, जीवन और मरण, इन स्थितियों में सभी प्राणी एक समान रहते हैं और तीनों के मूल में गंदगी है। फिर छुआछूत का भेदभाव कैसा है? यानी यहाँ भी छुआछूत की बात निकल करके आती है। कबीर जी कह रहे हैं कि हे पंडित, मन में भली प्रकार से विचार करके देखो, भला बताओ कि छूत क्या है और कहाँ से उत्पन्न हो गई। तुमने बिना सोचे समझे छूत नामे की भावना बना ली है। प्रभु ने एक ही प्रतिरूपी पीढ़े पर सभी को समान रूप से बिठा दिया है, फिर तुम किसको छूत कहोगे और किसको अछूत?
अन्न और जल जिसका भोजन और पान किया जाता है गंदगी से संयुक्त है, गंदगी में तो पैदा होते हैं। इसी छूत से सभी उत्पन्न है, फिर उसमें कौन बचा है। अतः छुआछूत का भेदभाव निरर्थक है। कबीर कहते हैं कि वास्तव में छूत से वही लोग परे हैं जिन पर माया का प्रभाव नहीं है। क्लियर। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या बात कही जाती है, हाथ से मैला डोले का कलंक जो है उसकी थोड़ी चर्चा स्टार्ट कर लेते हैं। क्या कहता है, कहते हैं कि बहुत सारे लोग झाड़ू टीनों टोकरियों के सारे पशुओं इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते हैं। वे बिना पानी वाले सूखे शौचालयों से गंदगी उठा करके दूर के स्थानों पर फेंक करके आते हैं। सही है, हाथ से मैला उठाने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करते हैं। यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश में सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग ये काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने वालों के बीच काम करने वाले इस संगठन का कहना है कि लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। यानी एक बहुत बड़े स्तर पर ऐसी जो समुदाय है वो सफाई व्यवस्था को संभाल रहा है। और कुल मिलाकर के बात यहाँ पे हाथ से मैला ढोने का जो काम है उसके संदर्भ में बताई जा रही है। नेक्स्ट बात कही जाती है कि सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। इस काम के कारण उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखों, त्वचा, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है। इस काम के लिए उन्हें बहुत मामूली वेतन मिलता है। नगर पालिकाओं में काम करने वालों को रोजाना ₹200 मिलते हैं, जबकि निजी घरों में काम करने वालों को इससे भी कम पैसा मिलता है। यानी हाथ से मैला ढोने की प्रथा जब ऐसी लोगों के द्वारा निभाई जाती है, जब वो ऐसा काम करते हैं तो शारीरिक समस्या उनके देखने को मिलती है, गंभीर खतरा उनके लिए बना रहता है। आँख और त्वचा और श्वसन तंत्र में विपरीत प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ता है। साथ ही बहुत कम उनको वेतन मिलता है। आगे बात कही जाती है कि जैसा कि आपने इस पुस्तक में पढ़ा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म किया जा चुका है, फिर भी हाथ से मैला उठाने वालों को कई जगह अछूत माना जाता है। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाकी और तमिलनाडु के सिख कलियार इसी श्रेणी में आते हैं। आमतौर पर उन्हें गांव के किनारे अलग टोलों में रहना पड़ता है। उन्हें मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं आदि के पास भटकने नहीं दिया जाता। यानी सीधी सी बात उनके लिए बताई जा रही है कि उनके साथ आज भी मित्रों डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है। समाज की मुख्य धारा में वो एक तरह से शामिल नहीं है, समाज में हाशिए पर स्थित हैं। और नेक्स्ट बात कही जाती है कि 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 में पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वालों को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन तथा 13 अन्य संगठनों व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रमों में भी बड़े पैमाने पर यह प्रचलित है। याचिकाकर्ताओं ने अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने का आग्रह किया। इसके जवाब में न्यायालय ने यह निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग व मंत्रालय को यह ऑर्डर दिया कि 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाए। अगर सिर पर मैला ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलन में पाई जाती है तो संबंधित सरकारी विभागों को ऐसे लोगों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू किया हुआ है। यानी सीधी सी बात, हाथ से मैला ढोना की जो प्रथा है उसके लिए बताई जा रही है कि वर्तमान में आज भी, भले ही हमने अस्पृश्यता का अंत कर दिया हो, लेकिन वर्तमान में आज भी हाथ से मैला ढोने की प्रथा जारी है, छुआछूत लोगों के साथ होता है। क्लियर। अब मित्रों आदिवासी, अभी तक हमने चर्चा की थी एसटी समुदाय की, अब हमने एसटी समुदाय की चर्चा करेंगे। क्या बात कही जाती है, कहते हैं कि आदिवासियों की मांगे और 1989 का अधिनियम। क्या कहता है, कहता है 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण कैसे कि आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। यानी आदिवासी, यानी हमने पिछले लेसन में भी चर्चा की थी, आदिवासी का मतलब होता है आदि यानी प्रारंभ से, और वासी यानी रहने वाले, यानी प्रारंभ से ही जो लोग जंगलों में रहते हैं
उनको हमने क्या कहा था? उनको हमने कहा था आदिवासी। ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 1989 का जो एक्ट है, इससे आदिवासी अपनी जो ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन जहाँ पे वो सदियों से रह रहे थे, उस ज़मीन की वापसी के लिए भी वो इस कानून का सहारा लेते हैं। जैसा कि पिछले लेसन में हमने पढ़ा, अपनी ज़मीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उन्हें इस कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। यानी लोग ये कह रहे हैं, जनजाति समुदाय के, कि जिन्होंने हमारी ज़मीन को कब्जा है, हमारी ज़मीन को जिन्होंने हड़पा है, उनको सज़ा मिले। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजाति समुदायों को केवल वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। बिल्कुल सही है। संविधान के माध्यम से जिस चीज़ का हमने आश्वासन दिया है, उसी को इसके माध्यम से लाभ मिलेगा। नेक्स्ट बात कही जाती है कि उनका यह कहना है कि संवैधानिक रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ है, वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। यानी आदिवासियों की ज़मीन को आदिवासी लोगों को ही बेचा जा सकता है, अन्य किसी व्यक्ति को आप उसकी ज़मीन को सेल नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट क्या बात कही जाती है? कहते हैं आदिवासी कार्यकर्ता सी के जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। यानी आदिवासियों के लिए जो कानून है, उनका उल्लंघन सरकारें भी करती है। कैसे? कि ये सरकारें जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट दे देती है, जिससे इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करने की भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार भी हस्तक्षेप करती है। कैसे? कि विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रीज लगा देती है उन जंगलों में, जिससे उनकी ज़मीन छिन जाती है। और कई बार सरकारें उनको इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन या अभयारण्य भी घोषित कर देती है, जिससे भी वो ज़मीनें उनसे छीन ली जाती है। आगे बात कही जाती है कि सुश्री जानू का यह कहना है कि जो आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं और जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए जिनके सहारे वे नए स्थानों पर रह सके और काम कर सके। जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च कर सकती है, तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा कर्जा करने में क्यों हिचकिचाती है? यानी मित्रों, सीधी सी बात ये कह रहे हैं, सिंपल सी बात की, अगर सरकार जनजाति समुदाय के लोगों की ज़मीन हड़पती है, उनकी ज़मीनों को एक्विजिशन यानी अधिग्रहण करती है, तो सरकार का ये कर्तव्य, दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उन लोगों के लिए पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराए, अलग स्थानों पर उनको रहने की व्यवस्था करे। लेकिन सरकार ऐसा करने में हिचकिचाती है। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष की चर्चा कर लेते हैं। क्या इससे निष्कर्ष निकलता है इस लेसन से? कहते हैं कि किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने का यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुकी है। बिल्कुल सही है। कानून बना देने से ही वो लागू नहीं होता, ज़मीनी स्तर पर उसको हमें लागू करना होगा। इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिशें करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है। यह बात हमारे पूरे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक समाज में भी संघर्ष, लेखन, सौदेबाजी और सांगठता की प्रक्रियाएं जारी रहनी चाहिए। यानी सीधी सी बात, सिंपल सी बात करें कि बराबरी, इज्जत और सम्मान की ये जो बात है, ये नई बात नहीं है। समता का अधिकार तो सभी को मिलना चाहिए, चाहे समाज में किसी भी जाति या किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो। ठीक है। तो ये मित्रों, हमने आज चर्चा की लेसन नंबर 8 की, जो कि हाशियाकरण से निपटने के लिए जो समुदाय है, जो कम्युनिटी समाज है, वो कौन कौन से तरीके अपनाता है, उसकी आज हमने डिटेल से चर्चा की। आई होप कि मित्रों आज का लेक्चर आपको अच्छी प्रकार से समझ आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है फ्रेंड्स। ठीक है। और चैनल को आपने मित्रों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का यानी बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर। और एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के जो लेसन है वो हमारे कंटिन्यू है, उसको आप देखते रहिएगा। और साथ ही मूल अधिकारों के चैप्टर आप ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आज लेक्चर को यहीं स्टॉप रखते हैं। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।